तो ट्रैकिंग इन हिमालयाज एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां आपको अर्थ का सबसे प्रीमियम साइड देखने को मिलता है। और ऐसे ही भीड़ शोर से दूर हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा खूबसूरत ट्रैक जो आपको रिमोट विलेजेस, एंशिएंट टेम्पल, एंडलेस ग्रीन मेडोज और लगभग 15,000 फीट से गिरते मैसिव वाटरफॉल के बीच से लेके जाता है, जिसके साथ समिट के स्टीप 40 डिग्री गली क्लाइंब करते ही आप किन्नौर वैली में एंटर करते हो, जहाँ कैंप साइट से निकलते ही आपको किन्नौर कैलाश जी के दर्शन हो जाते हैं। और इतना सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल क्रॉसओवर पास, द रूपिन पास में। अब जिस्कुन पहुंचने के लिए हमें दिल्ली से ओवरनाइट बस लेकर शिमला पहुंचना था। और शिमला से लगभग 250 किलोमीटर की सीनिक ड्राइव, जिसमें हम एप्पल ऑर्चर्ड्स, पहाड़ी शेपर्ड्स के बीच होते हुए एक हाईएस्ट माउंटेन पास, चांचल पास को क्रॉस करते हैं। और करीब शाम होते होते हम पहुंचते हैं इस ट्रैक की बेस कैंप, जिस्कुन विलेज। All right everyone, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू न्यू हाइकिंग ब्लॉग। और इस समय मैं जिस्कुन विलेज में हूँ, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 2000 मीटर के आसपास है। आज जो तारीख है वो 21 सितंबर 2025 है। पोस्ट मानसून ये हाइक करने के लिए मैं आया हूँ। तो इस बार मैं अकेले हाइक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने हमता पास की वीडियो देखी होगी तो मेरे साथ अजय, मार्टिन एंड शौर्या भाई थे। सो हियर इज शौर्या and here again the Martin, my young old friend. How are you? Good. Great to see you again in the video. All the best. Bye bye. नमस्ते जी। आप जिस्कुन के ही हैं? चलो, कहाँ जा रहे हैं आप? अब आज का पूरा सेक्शन हिमाचल के कुछ रिमोट और ट्रेडिशनल विलेजेस से होकर गुजरता है, जहां पूरे ट्रेल में आपको यहाँ के लोग और उनका कल्चर देखने को मिलता रहेगा। और जिस्कुन से लगभग 4 किलोमीटर की हाइक, जिसमें करीब 11,000 फीट एलिवेशन गेन के बाद हमें पहुंचना था जाखा विलेज। अब यार, इस रिवर पॉइंट से जाखा विलेज तक का ट्रेल काफ़ी स्टीप होने वाला था, लेकिन जैसे जैसे टेरेन ट्रांजिशन होता है हम वुडन ब्रिजेस, स्टीप ग्लेशियल वैलीज, एंडलेस पाइन फॉरेस्ट से होकर गुजरते हैं, जिस वजह से इन खूबसूरत लैंडस्केप के बीच हाइक करने में ट्रेल डिफिकल्टी का ज़्यादा पता नहीं चलता। You all right? It's steep. Thank you. Yeah. Well, hot weather is there. Yeah. As we go, I'll keep running till I can no more. You'll always be the one I want at midnight. You'll always steal my breath away. Yeah.
second, every day. और करीब 2 बजे के आसपास हम पहुंचते हैं जाखा विलेज। Wow, this is so cool. Nice wooden homestay. नमस्ते जी। अब जाखा इस वैली का लास्ट इनहैबिटेड विलेज और एक कल्चरल टोपोग्राफिकल लैंडमार्क है, जहां आपको आज भी हिमाचल का कल्चर, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल टेम्पल्स और लोकल से यहाँ पे पूजे जाने वाले देवी देवताओं की कहानी सुनने को मिलती है। और जाखा को द हैंगिंग विलेज भी कहा जाता है, जो माउंटेन रिज पर बसा एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, जो सनसेट के वक्त कुछ ऐसा दिख रहा था। ओके एवरीवन, दिस इज डे 2 ऑफ रुपिन पास हाइक। कल जिस होम स्टे में थे, भूपी भाई के होम स्टे में, वहाँ उनके पेरेंट्स के साथ मैं बैठा हूँ और हमने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लिया इस होम स्टे में। खाने से लेकर रहने तक का एक्सपीरियंस और जो इसकी बनावट है, क्राफ्टिंग है, बहुत ही सुंदर थी, हमें बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप भी रुपिन पास हाइक प्लान कर रहे हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट भूपी भाई, हु विल हेल्प यू आउट इन द एंटायर ट्रैक। वो आपकी सारी अरेंजमेंट में हेल्प कर देंगे। अब रुपिन पास ट्रैक हम अल्पाइन स्टाइल में कर रहे थे, जिसमें हमें सारी राशन, सप्लाईज, गेयर्स खुद ही कैरी करना होता है और सबसे इम्पोर्टेंट था खुद ट्रेल नेविगेट करना। अब होता क्या है, जब आप बिना किसी सपोर्ट या गाइड के ट्रैक करते हो तो एग्जैक्ट ट्रेल आइडेंटिफाई करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि अकेले आने में बहुत सारे रूट्स हैं, अलग अलग जा रहे हैं, क्योंकि गांव वाले यूज़ करते हैं घास ले जाने के लिए इधर उधर जगहों के लिए, विच कैन लीड यू टू द डिफरेंट ट्रेल। इसीलिए गाइड होना या प्रॉपर ऑफलाइन मैप होना ज़रूरी है। तो अब इसमें दिखा रहा है ऑल ट्रेल में कि ऊपर वाला रास्ता हमें लेना है। सो लेट्स गो। अब यार, ट्रेल का फर्स्ट हाफ एक जेंटल ग्रेडियंट वाला अप्रोच सेक्शन होता है, जो धीरे धीरे डेंस ओक और पाइन के मिक्स फॉरेस्ट से होकर गुजरने वाला था, जहां मॉस कवर्ड ट्रंक्स, अल्पाइन सर्व्स, शेडेड ट्रेल मिलकर एक नेचुरल फॉरेस्ट कॉरिडोर बनाते हैं। ऐसे डेंस फॉरेस्ट में कुछ घंटे रहना और सिटीज के 500 प्लस AQI के रहने में काफ़ी डिफरेंस था। आई कुड फील प्योर ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। एम्बियंट फॉरेस्ट और स्ट्रीम फ्लो का एक ऐसा कॉन्स्टेंट रिदम जो हर स्टेप के साथ एक ऑर्गेनिक, रॉ और अनडिस्क्राइब्ड विल्डरनेस का एक्सपीरियंस दे रहा था। खैर, कुछ घंटे डेंस फॉरेस्ट में हाइक करने के बाद हम रुपिन नदी पर बने एक बड़े लॉग ब्रिज को क्रॉस करके वैली की राइट साइड में एंटर होते हैं, जहां लैंडस्केप अब धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगते हैं। और ब्रिज से लगभग 100 मीटर की डिस्टेंस पे एक छोटे ढाबे पर पहुंचते हैं। और यार, इस ढाबे पे पहुंचकर मैं बड़ा हैरान रह जाता हूँ। यूजुअली ऐसी जगहों पर हमें स्नैक्स के नाम पर सिर्फ मैगी खाने को मिलती है, लेकिन इस ढाबे पे लोकल्स
पहाड़ी ग्रेन्स जैसे रागी और मिलेट से बने हिमाचल की कुछ ट्रेडिशनल और हेल्दी डिशेस बना रहे थे। ये हमारी लोकल हम बोलते हैं इसको अपनी भाषा में बेथोरी। पर आपकी बाजरा होती है ना, तो आपकी बाजरा का टेस्ट कुछ और है, इसका कुछ और है। इसको खाते हैं हम हनी के साथ। अच्छा। जो हमारा हम बोलते हैं इसको बेथू। अच्छा। हाँ। इसको किसके साथ खाते हैं? ये शहद के साथ। हिमालयन। और ये है सिड्डू, इसको खाते हैं घी के साथ। ये भी हमारे जो लोकल गेहूँ हैं, हमारे जो पहाड़ी गेहूँ उससे बनता है, उसका ये सिड्डू। और ये है मोमोज, साथ में है लोकल चटनी, लोकल मोमो। ये तो आप खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये रहे पकौड़े जो हमारे यहाँ लोकल बिच्छू कुटी के बनते हैं, जो सबसे मशहूर है रुपिन वैली में। बस, धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। अब ढाबे से आगे निकलते ही ट्रेल एक सब अल्पाइन ग्रासलैंड, रोलिंग मेडोज और एक बोल्डर स्ट्यून फ्लैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको हिमालय की कुछ खूबसूरत वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल सकती है। और अब इस पॉइंट से एक बोल्डर ट्रवा स्टार्ट होता है, जो रुपिन पास ट्रैक का एक आइकॉनिक जियोलॉजिकल सेक्शन में से एक है। यहाँ पूरा ट्रेल एक नेचुरल रॉक कट लेच पर चलते हुए रुपिन रिवर के पैरेलल स्टेडीली एल्टीट्यूड गेन करता है। अब तक हम 11,000 फीट की ऑल्टीट्यूड तक पहुंच चुके थे और ऑलमोस्ट 2 दिन और 15 किलोमीटर की स्टीप हाइक के बाद हम ट्री लाइन से निकलकर एंटर होते हैं रुपिन पास के अल्पाइन मेडोज में। Yeah. Look, Martin. It looks great. That's enough. अब डे 3 का हाइक सबसे रिलैक्सिंग और रिवॉर्डिंग दिन होने वाला था। सिर्फ 4 किलोमीटर की हाइक में 1000 फीट के इजी एलिवेशन गेन के बाद हम पहुंचने वाले थे धनराज थाच। और कैंप साइट से निकलते ही नेचर एंड लैंडस्केप का एक ब्यूटीफुल ट्रांजिशन देखने को मिलता है। हर फ्रेम पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। कभी लश ग्रीन मेडोज तो कभी दूर गिरते वाटरफॉल्स के बीच हाइक करना एक अलग ही इमर्सिव एक्सपीरियंस था। अब धीरे धीरे ट्रेल रुपिन रिवर के बेड तक पहुंचता है। रिवर बेड का मतलब जहां नदी थोड़ी शैलो और डेप्थ कम हो जाती है। बेसिकली ग्लेशियर वाटर में मसल रिकवरी का एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढ लिया था हमने। ऑल राइट, तो फर्स्ट राइड अभी पूरे वाटरफॉल की आप देखने को मिली है और कितना जाइंट दिख रहा है। स्टार्टिंग में सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा था बट अब 3 लेयर में दिख रहा है। इट इज़ ह्यूज। और आज की जो कैंपिंग होने वाली है इसके नीचे ही होने वाली है, तो मज़ा आने वाला है। अब मेडो सेक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड, ट्री लाइन अब रिसीड हो चुकी है, ऑलमोस्ट अल्पाइन जोन में एंटर हो गए। तो आज रात ठंड भी होगी और मज़ा भी आएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड द कैंप साइट और मिलते हैं आपको कैंप साइट पे। अब जैसे जैसे हम कैंप साइट की तरफ बढ़ रहे थे, ट्रेल एक ब्रॉड यू शेप्ड वाइड ग्लेशियल वैली में एंटर हो रहा था, जहाँ क्लियरली दिखता है कि कैसे फास्ट मेल्टिंग ग्लेशियर्स ने
टेरेन को यू शेप दिया होगा, और ग्लेशियर रिसीटिंग की वजह से लेटरल मोरेन, स्क्री स्लोप्स और ओल्ड डिपॉजिट्स आज भी इस जगह के कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं। खैर, धनराज थाच खुद एक ह्यूज एल्पाइन बाउल जैसा लगता है, जो 360 डिग्री हाई क्लिफ, एंडलेस ग्रीन मेडोज और कई वाटरफॉल के बीच लोकेटेड है। I'm speechless right now। जो ये व्यू मुझे दिख रहा है बहुत ही सुंदर है। ऐसा खूबसूरत वाटरफॉल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतने सारे हाइक्स कर लिए, एक नहीं 3 वाटरफॉल बैक टू बैक है, लेयर्स में है। मैं अब इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ कल जब हम वाटरफॉल क्रॉस करेंगे तब क्या ही व्यू होगा यार, मज़ा आने वाला है। लेट्स गो। और लगभग 4 किलोमीटर की हाइक के बाद हम पहुंचते हैं धनराज थाच। अब शाम होते ही टेम्परेचर अचानक से काफ़ी ड्रॉप होने लगता है, क्योंकि जब 1500 फीट की हाइट से वाटरफॉल फोर्सफुली गिरता है तो वैली से कोल्ड कैराबैटिक विंड स्लाइड होते हुए सीधे कैंप साइट तक पहुंच जाती हैं, जिस वजह से रात के टाइम यहाँ ठंड नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा शार्प और पेनिट्रेटिंग हो जाती है। ऑल राइट एवरीवन, तो दिस इज डे 4 ऑफ रूपिन पास हाइक। अभी हम धनराज थाच से आज की कैंप साइट अपर वाटरफॉल जाने वाले हैं। लकीली आज फिर से मौसम खुला हुआ है। आज का एलिवेशन ऑलमोस्ट 700 मीटर के आसपास होगा। ये पूरा वाटरफॉल हमें चढ़ के अपनी अगली कैंप साइट में पहुंचना है। अब आज का दिन कंपैरेटिवली थोड़ा टफ होने वाला था। सिर्फ 3 किलोमीटर की हाइक में हम 13,250 फीट के अल्टीट्यूड पर पहुंचने वाले थे, और जैसे जैसे हम वाटरफॉल के क्लोज जा रहे थे, फॉल की आवाज़ और भी लाउड और इंटेंस होती जा रही थी। अब वाटरफॉल के बेस तक पहुंचने का ट्रेल थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। बड़े बड़े बोल्डर्स, ग्लेशियर पैचेस और अनइवन टेरेन के बीच केयरफुली हाइक करना पड़ता है। और पिछले कुछ दिनों से जिस वाटरफॉल को हम देख रहे थे, हम उसके बिल्कुल एंड तक पहुंचने वाले होते हैं। अब यार जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा था, ट्रेल का ग्रेडियंट भी काफ़ी शार्पली इंक्रीज होता जाता है, और इस स्ट्रेच में एक क्लियर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन दिखता है। सब अल्पाइन मेडोज अब धीरे धीरे हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन ग्लेशियर एनवायरनमेंट में चेंज हो जाते हैं। और अब ट्रेल एक लेटरल मोरेन टाइप पर ट्रेवर्स करता है। हम अब लैंडस्केप के दोनों तरफ स्टीप रॉक वॉल और एक लूज टेलर स्लोप से होकर गुजरते हैं। रूपिन पास ट्रैक का ये फेज सीनिक ब्यूटी से ज़्यादा फोकस टेरेन डायनामिक्स और अल्टीट्यूड के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का होता है। और यार लगभग 1500 फीट से गिरते हुए वाटरफॉल के बीच हाइक करना मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं किसी डिज्नी मूवी के एडवेंचर फ्रेम के अंदर हाइक कर रहा हूँ। ये पूरा एक्सपीरियंस इतना अनरियल लग रहा था कि एक टाइम पे रियलिटी और फैंटेसी का फर्क ब्लर हो गया हो।
अब यार जैसे जैसे हम हाइट गेन कर रहे थे मैं बहुत एक्साइटेड था वाटरफॉल के बाद के लैंडस्केप एक्सप्लोर करने के लिए। और करीब 3 बजे के आसपास हम पहुंचते हैं आज की कैंप साइट अपर वाटरफॉल। अब अपर वाटरफॉल एक नैरो ग्लेशियर बेसिन के एज पर दो वैली के बीच लोकेटेड रुपिन पास ट्रैक की सबसे ब्यूटीफुल कैंप साइट में से एक है। अब यार लाइफ इज ऑल अबाउट रुपिन पास ट्रैक। अब तक जो वाटरफॉल हर फ्रेम में डोमिनेटिंग दिख रहा था वो अचानक से गायब हो जाता है। दैट्स मीन नथिंग लास्ट फॉर एवर हेयर, विच इज वाई एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ डिजर्व टू बी लिव्ड हैप्पीली। Alright everyone, so this is the summit day of Rupin Pass hike और सुबह के 3 बज रहे हैं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम टेंट पिच कर रहे हैं और समिट के लिए तुरंत हमें निकलना है। एंड लेट्स डू इट। अब सुबह के टेम्परेचर का अंदाज़ा टेंट पर गिरे ड्यू से पता चल रहा था और आज हम लगभग 10 किलोमीटर की हाइक, जिसमें इस ट्रैक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट 15,200 फीट के ऑल्टीट्यूड तक पहुंचने वाले थे। और सुबह जल्दी हाइक स्टार्ट करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि सनलाइट से पहले का क्लाइंब काफ़ी ईजी हो जाता है। अब इस पॉइंट से पूरा सेक्शन प्रॉपर हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन जोन का होने वाला था। हम अब वाइड स्नोफील्ड, एक्सपोज्ड टेरेन और एक कंप्लीटली माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस फील कर रहे थे। तो ये लास्ट वाटर सोर्स है समिट से पहले, तो आप यहाँ पानी भर सकते हैं। इसके बाद कोई पानी का सोर्स नहीं है टिल द समिट। और लगभग 1.5 घंटे की हाइक के बाद हम रुपिन गली के बेस तक पहुंचते हैं। अब यहाँ से रुपिन गली का स्टीप 45 से 50 डिग्री का शोल्डर क्लाइंब स्टार्ट हो जाता है। अब टेक्निकली देखा जाए ये क्लाइंब अराउंड 200 मीटर्स का ही है, लेकिन लूज स्टोन्स और अनस्टेबल बोल्डर्स की वजह से ये सेक्शन काफ़ी ट्रिकी और डिमांडिंग हो जाता है। ऐसे टेरेन में सॉलिड फुटहोल्ड मिलना काफ़ी एफर्ट्स वाला टास्क है और कई जगहों पर ऑल फोर पर स्क्रैम्बलिंग करना ही सबसे सेफ ऑप्शन होता है। अब गली का स्ट्रक्चर एक ओपन फनल ट्यूब के जैसा होता है, जिस वजह से हवा कंप्रेस होकर पास होती है और विंड प्रेशर काफ़ी इंटेंस फील होता है। और साथ ही ये ऑल्टीट्यूड और एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से लूज रॉक कंटिन्यूसली अनस्टेबल रहते हैं, इसलिए हर वक्त रॉकफॉल का रिस्क भी बना रहता है। समिट्स के ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग सेक्शन को जितना जल्दी और एफिशिएंटली हो सके क्रॉस करना ही सबसे सेफेस्ट अप्रोच होती है। और एक स्टीप फाइनल असेंट के बाद हम पहुंचते हैं 15,200 फीट की हाइट पर रुपिन पास समिट। अब रुपिन पास एक सैडल टाइप पॉइंट है जो धौलाधार रेंज को कट करते हुए सांगला साइड से ऊपर होता है और यहीं से पहली बार सांगला वैली का व्यू भी दिखता है।
पास क्रॉस करते ही ट्रेल रैपिडली डिसेंड होता है रोंटी घाट की तरफ, जहां हाइक करते हुए आपको किन्नौर कैलाश रेंज के कुछ सेक्रेड हिमालयन माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। अब सांगला वैली इंडो चाइना बॉर्डर के काफी करीब एक लास्ट इनहेबिटेड रीजन में से एक है। इस वजह से यहाँ इकोसिस्टम का ग्रेजुअल ट्रांजिशन दिखता है, जहां नॉर्मल काउस ब्रीड अब धीरे धीरे हिमालयन याक्स में कन्वर्ट होती नजर आती है। अब यार आज की कैंपिंग के लिए प्रैक्टिकल ऑप्शंस काफी लिमिटेड होते हैं। मोस्टली स्लो लाइन के नीचे के बड़े मेडोज में ही कैंपिंग करना पॉसिबल होता है। और करीब 10 किलोमीटर की हाइक के बाद हम पहुंचते हैं रुपिन पास ट्रैक की लास्ट कैंप साइट रोंटी घाट। ऑल राइट एवरीवन, सो दिस इज़ डे 5 ऑफ रुपिन पास हाइक। तो रोंटी घाट कैंप साइट पे हैं हम लोग अभी, एंड टाइम हो रहा होगा 6:30 अराउंड 7। और इस कैंप साइट की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप जैसे अपना कैंप का जिप खोलते हो आपको किन्नौर कैलाश के दर्शन होते हैं, जो कि मेरे सामने वहाँ दिखाई दे रहा है। तो वी आर लकी इनफ टू सी किन्नौर कैलाश फ्रॉम द कैंप साइट। और आज इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है और काफ़ी मज़ा आएगा। सो वी आर हेयर विथ मार्टिन। तो मार्टिन हमारा बहुत पुराना दोस्त है, काफ़ी सारी हाइक्स भी करी है। तो नाउ वी आस्क मार्टिन हाउ इट्स बीन विद द रुपिन पास। Well, it was very beautiful trek. I think it was one of the best I ever done. The nature was amazing. The weather was amazing. Yeah. And the company was amazing too. And the food. And food, of course. Never forget the food. Yeah. अब यार लास्ट डे का डिसेंट फिजिकल से ज़्यादा इमोशनल डिसेंट होता है, क्योंकि रुपिन पास इंडिया के उन ट्रैक में से एक है जहां कैंप साइट से निकलते ही आपको 5 कैलाशों में से एक किन्नौर कैलाश जी के दर्शन हो जाते हैं, जो इस ट्रैक के क्लाइमेक्स को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है। खैर, इन खूबसूरत लैंडस्केप के बीच 5 से 7 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला, और लगभग 40 किलोमीटर की हाइक के बाद मैं एक बार फिर से वापस सिविलाइजेशन में पहुंच जाता हूँ। So finally we reached the road head point जहाँ से गाड़ियाँ मिलती है। अब यहाँ से गाड़ी लेके सांगला पहुँचना होता है, उसके बाद आप नेशनल हाईवे पे ऑलरेडी होते हो, आप वहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। तो ये था रुपिन पास। फिलहाल मिलते हैं आपको नेक्स्ट हाइक पे।